नमस्कार, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज। आज मैं एक बार फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर बड़े पैसेजेस को देखकर डर जाते हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। बड़े पैसेजेस छोटे पैसेजेस की तुलना में ज़्यादा आसान होते हैं। बड़े पैसेज में ऑथर अपने आइडिया को साफ साफ समझाता है, उदाहरणों के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से या अन्य तथ्यों के माध्यम से। छोटे पैसेजेस ज़्यादा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां हर एक लाइन में हिडन मीनिंग, कॉन्ट्रास्ट और ऑथर इंटेंट छुपा होता है। छोटे पैसेजेस में मीनिंग बिटवीन द लाइन होती है। बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि बड़े पैसेज टफ होंगे। बड़े पैसेज के साथ एक फायदा और है कि एक तो ये आसान होता है समझना। आप पैसेज के सेंट्रल आइडिया को आसानी से समझ सकते हैं, ऑथर के इंटेंट को, उसके आइडिया को आसानी से समझ सकते हैं। एक फायदा ये है। दूसरा फायदा है कि इसमें प्रश्न भी 2 से 3 होते हैं। 2 तो होते ही होते हैं, तो 2 से 3 प्रश्न भी होते हैं, पैसेज भी आसान होता है। तो अब से अगर बड़े पैसेज हैं तो आप उसको स्किप नहीं कीजिएगा। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट कि पहले छोटे पैसेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसे रीड करते हैं। जबकि अगर आपके सामने बड़ा पैसेज है तो आप उसको कर लीजिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करना आपकी एक भूल होगी, एक गलती होगी। तो आज मैं एक बड़ा पैसेज ही लेके आया हूँ। 2018 का पैसेज है। इसको पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये पैसेज आसान है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि परिच्छेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैसेज को सही से रीड करना। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि पैसेज को कैसे रीड करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिए, रीड कैसे करना है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे रीड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको खुद को समझाते भी चलना है, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो चलिए पैसेज शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। ये लेखक का एक स्टेटमेंट है। लेखक क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। आगे लेखक एक उदाहरण दे रहा है, प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता का एक उदाहरण दे रहा है। उदाहरण के लिए ऐसी फसल किस्मों की आवश्यकता है जो सूखा, गर्मी और बढ़ी हुई CO2 के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करे। क्लियर है? लेकिन अब यहां ध्यान देना, लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एकरूप किस्मों का समर्थन करती है, ना कि उन किस्मों को जो अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्र अथवा शुष्क दशाओं में सतत उच्च उत्पादन देने में समर्थ है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमें जिस तरह के फसल किस्मों को अपनाना चाहिए, जिनका समर्थन करना चाहिए, हम उन फसल किस्मों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कितना आसान है, कितनी सारी बातें लिखी गई, लेकिन ये कितना आसान है समझना। तो शब्दों के जाल में नहीं उलझना है, आपको मतलब समझना है। अब देखो, आधा पैसेज खत्म हो गया है, हमने रीड कर लिया है, और अभी तक लेखक ने बस इतनी सी बात कही कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमें प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी, और एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। आगे देखते हैं लेखक क्या कह रहा है। वर्तमान फसलों, नस्लों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों की अपेक्षाकृत व्यापक निकायों को संरक्षित रखने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अब लेखक क्या कह रहा है, लेखक आनुवंशिक संरक्षण की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो वर्तमान फसलें हैं, नस्लें हैं, उनके वन संबंधी, इन सबको संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता कैसे सुनिश्चित होगी। क्लियर है? और
अगर प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो जलवायु परिवर्तन का सामना भी नहीं कर पाएंगे। आगे लेखक कह रहा है कि अपेक्षाकृत अक्षुण्ण पारितंत्र जैसे कि वनारोपित जलग्रहण क्षेत्र, मैंग्रोव आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकते हैं। तो लेखक पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम है। आगे कह रहा है कि बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत ये पारितंत्र स्वयं संकट में है। लो, ये खुद ही संकट में है। इसका मतलब क्या है कि इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है और प्रबंधन उपागमों को अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय और अनुकूली बनाना होगा। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रबंधन करना होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एक हथियार है हमारा, वो खुद संकट में है, तो उसका भी प्रबंधन करना होगा। तो अभी तक लेखक यही बता रहा है कि प्राकृतिक परिसंपत्तियों का की विविधता हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे लेखक कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच के संयोजनों जैसे कि प्रवासन गलियारों की आवश्यकता जातियों की गतिशीलता सुकर बनाने के लिए होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित करना होगा, और विविधता को सुनिश्चित कैसे किया जाए उसके लिए लेखक ने 3-4 बातें आपको बताई। तो देखो कितना बड़ा परिच्छेद है और कितना आसान है। इसको कम शब्दों में हम समझ लें तो ये रहा कम शब्दों में विश्लेषण। परिच्छेद में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस बात को मैंने कई बार रिपीट कर दिया। साथ ही आनुवंशिक संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्रों के प्रबंधन के महत्व पर भी जोर दिया गया है। तो पूरे इतने बड़े पैसेज में बस इतनी सी बात कही गई है। ठीक है, अब चूंकि पैसेज हम अच्छे से समझ चुके हैं कि पैसेज में लेखक क्या कह रहा है, तो अब हम विषय और विचार को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि ABQ मेथड में विषय और विचार ही जानना है। तो चलिए हम विषय और विचार जान लेते हैं। जब हम विषय की बात करते हैं तो एक प्रश्न करना है कि किसकी बात की गई है। तो बताइए यहाँ पे किसकी बात की गई है। विषय में बात की गई है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की बात की गई है। ओके, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की बात की गई है। अब हमें विचार जानना है। विचार जानने के लिए क्या प्रश्न करना है कि क्या बात की गई, विषय के बारे में क्या बात की गई है। तो बात क्या की गई है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्लियर है, विचार भी समझ गए और विषय भी समझ गए और बड़ी ही आसानी से समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसी विचार को ढूंढेंगे अलग अलग स्टेटमेंट में या ऑप्शन में। लेकिन प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहायक होंगे। लेकिन ये प्रश्न तो टेल एंड वाला है ही नहीं, टेल एंड वाला ये प्रश्न नहीं है। इसमें पूर्व धारणा, निष्कर्ष, संदेश, उपनिगमन, उपसिद्धांत या क्रक्स ये सारी चीजें नहीं पूछी गई हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। और फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट में या ऑप्शन में फैक्ट्स दिए गए हैं हम उसको मैच करते हैं पैसेज से कि पैसेज में फैक्ट्स है या नहीं। लेकिन अगर आपकी समझ अच्छी है, अगर आपने ठीक ठीक प्रैक्टिस की है, तो आप विचार के माध्यम से फैक्चुअल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। एक बार फिर से विचार देख लो ताकि आप सही से समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूं। विचार क्या है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब आपको बस ये देखना है कि इनमें से 1, 2, 3, 4 इनमें से किस किस से प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित हो सकती है, ये देखना है। पहला देखिए, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। हाँ बिल्कुल, पैसेज में इसकी बात भी की गई है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन करना होगा, वो खुद संकट में, उसको संरक्षित करना होगा। तो हाँ,
तो देखिए इससे विविधता सुनिश्चित होगी, हाँ होगी, ये सही है। दूसरा, अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण, तो आनुवंशिक संरक्षण की बात की गई है पैसेज में, और आनुवंशिक संरक्षण से क्या होगा, प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित होगी। तो हाँ ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियां, तो लेखक पैसेज में विद्यमान जो पद्धतियां उसके बारे में कह रहा है कि हम एक रूप किस्मों को समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमको विविधता को समर्थन देना चाहिए। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इससे प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित नहीं होती। फोर्थ, प्रवासन गलियारे, हाँ बिल्कुल, इसकी भी चर्चा की गई है कि दो पारितंत्रों के बीच प्रवासन गलियारा होगा तो इससे भी प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित होगी। तो एक भी, दो भी और चार भी, तीन गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान दो यहाँ पे, पते की बात, मान लो यहाँ 5 होता और 6 भी होता, और इसमें जो पॉइंट दी गई होती उससे प्राकृतिक परिसंपत्ति की विविधता सुनिश्चित होती, लेकिन उसका जिक्र पैसेज में नहीं होता, तब भी ये 5 सही होता। पैसेज में कितनी बातें लिखेगा लेखक, लेखक ने लिख तो दिया ना कि प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता है। अब उसके लिए विविधीकरण के लिए जो जो भी उपाय होंगे वो सभी लेखक के विचार में शामिल है, भले से उसका जिक्र पैसेज में ना किया गया हो। लेकिन यहाँ पर एक भी मेंशन किया गया पैसेज में, दो भी मेंशन है पैसेज में, और तीन भी मेंशन है पैसेज में। लेकिन अगर कोई 5 और छठा पॉइंट भी रहता और वो मेंशन नहीं भी होता लेकिन उससे विविधता सुनिश्चित होती तो वो भी सही होता। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? तो हमने यहाँ पे विचार को ही ढूंढा, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी सिर्फ विचार जान लेने से सही हो जाते हैं। आपको पता है कि आपका उत्तर पक्का सही है, अब आपको यूपीएससी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न, इसमें पूर्व धारणा पूछी गई है, सीधा सीधा विचार ढूंढिए। जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, जीविका का विविधीकरण, जीविका कहां से आ रही है, प्रकृति से ही ना। तो लेखक प्रकृति को ही तो संरक्षित करने की बात कर रहा है। तो जीविका का विविधीकरण, ये नहीं कि एक रूप किस्मों का उत्पादन करें, अलग अलग तरह की किस्मों का उत्पादन करें, जीन पूल को संरक्षित रखें, पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रबंधन करें, उसको संरक्षित करें। तो यही है जीविका का विविधीकरण। तो ज्यादा बाल का खाल नहीं निकालना है। जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, एक धान्य फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्में और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेखक कह रहा है कि भाई हमें ऐसे किस्म की जरूरत है जो सूखा झेल सके, गर्मी झेल सके, है ना, और भी कोई डिजास्टर हो, CO2 का बढ़ा हुआ जो लेवल है उसको झेल सके, अब बावजूद उसके अच्छा उत्पादन हो, है ना। लेकिन हम उसके विपरीत कर रहे हैं, तो इससे विविधीकरण को खतरा उत्पन्न होगा ना। तो बिल्कुल ये भी लेखक की पूर्व धारणा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, एक दान फसल को हम समर्थन देते हैं, तो जो पादप किस्में और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे, बिल्कुल लेखक का विचार है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, मतलब कि सी। देख लिया आपने बड़े पैसेज को समझना कितना आसान है। मैं आगे भी कुछ बड़े पैसेज लेके आऊंगा ताकि आपके अंदर जो डर होता है बड़े पैसेज को लेकर के, वो डर खत्म हो जाए, और बड़ा पैसेज आपको एक अपॉर्चुनिटी देखे कि आप इसको पक्के तौर पर सही कर सकते हैं, ये आसान है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।